दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे पीआरएम नॉवल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर एपिसोड में कहीं कोई गलती होती है तो आप कमेंट करें, हम उसे फिर से अपलोड करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं रिबॉर्न ऑफ सीक्रेट क्वीन, एपिसोड 16। ये चार नमूने कहां से प्रकट हुए? जलन और साजिशें। राधे राधे। जगदीप ने उसके सीने में पांच मारते हुए कहा, कैसे चिल्ला रहा है जैसे तेरे हाथ में काट लिया हमने। अब ये दर्द बर्दाश्त कर और ये बता कि इतनी जल्दी शादी कैसे कर ली, हमारे लिए इंतजार भी नहीं कर सकता था। आई नो हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं, लेकिन अब बिल्कुल नहीं जाएंगे, तुझे ये तो पता है ना, हमने शर्त लगाई थी अगर इस साल तूने शादी कर ली तो हम कहीं नहीं जाएंगे। और देख, तूने कर ली शादी, अब हम यहीं पर सेटल हो जाएंगे, बेबी डॉल। उसकी बात में हामी भरते हुए इंसान भी बोला, बिल्कुल, वैसे भी मेरा तो होटल का बिजनेस ही यहाँ पर है, वैसे तेरी वाइफ कहाँ है? ये कहते हुए उसने नजर दौड़ा के आसपास और फिर पीछे इसका ईशानी को देखा। ईशानी को देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो घूम घूम के ईशानी को देखने लगा और फिर हैरान होते हुए ईशानी के पास आकर बोला, भाभी जी एक सवाल है, क्या इसने आपको ब्लैकमेल किया है या फिर आपका कोई एमएस इसके पास है? आई मीन आपने इस इंसान से शादी कल कैसे कर ली? ध्यान से देखिए, इस इंसान को आप इससे कैसे शादी कर सकती हैं? घोर कलयुग भगवान, घोर कलयुग। आई एम टेलिंग यू, ये इंसान बहुत खराब है, एकदम पागल, सनकी और खड़ूस। उसकी बात सुनकर केशव हैरान हो गया। वहीं ईशानी आंखें फाड़े ईशान को देखने लगी। मनी ने एकदम से ईशानी को गले लगाया और फिर हंसते हुए ईशान को घूर को कहा, ईशान इनफ, तुम उसे तंग करना बंद करो। वैसे मिस ब्यूटी तुम्हारा नाम क्या है? ईशानी ने कंफ्यूज होकर कहा, मेरा नाम वो नाम ईशानी है, ईशानी महाजन। ईशान चौंकते हुए अपने गॉगल्स उतार के कहा, ओह तेरे की, ये तो मेरा नाम ईशान है और आपका नाम ईशानी। ओ माय गॉड, ये काफी फैमिलियर सा नाम है हमारा। ये कहते हुए वो मुस्कुराने लगा। वो मुस्कुराते हुए काफी क्यूट, एकदम किसी टेडी बियर जैसा लग रहा था। उन सभी की ऐसी बातें सुनकर ईशानी काफी ज्यादा कंफ्यूज थी। उसे सच में यकीन नहीं हुआ था कि ये लोग उसके पति के दोस्त हैं। मनी ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे ईशानी हम सब तुम्हारे हस्बैंड के काफी क्लोज फ्रेंड्स हैं, या फिर ये कहें कि इकलौते दोस्त हैं जो कि हमेशा केशव के साथ रहते हैं। तुम मुझे तो मिली होगी ना। मेरा नाम मनी है, मनी खन्ना। मेरी ब्यूटी प्रोडक्ट की एक कंपनी है और तुम चाहो तो मैं तुम्हें ब्यूटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा सकती हूँ, मेकअप किट से लेकर सेक्सी लिपस्टिक। ये कहकर उसने आंख मारी और फिर उसने उन सभी को उसके साथ इंट्रोड्यूस करवाया। ईशानी बस परेशान होकर उन लोगों को देखे जा रही थी। वो उनके बारे में कुछ नहीं जानती थी। अपनी पिछली जिंदगी में केशव की शादी होने के बाद भी वो उनसे कभी नहीं मिली थी। वो हैरान थी कि अचानक से ये चार नमूने कहां से प्रकट हुए। ना ही पिछले जिंदगी में कभी उनके बारे में बताया था केव ने। वो यही सोच ही रही थी कि तभी जगदीप ने मुस्कुराते हुए कहा, वाओ ब्रो, तुझे तो दुनिया का बेस्ट गिफ्ट मिल गया, अब तुझे किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। चल एक काम कर, अपनी सारी जायदाद मेरे नाम, जगदीप नंदा के नाम लिख दे। उसकी बात सुनकर केशव ने उसे घूरते हुए कहा, ओ ये सोचना भी मत, मैं अपनी प्रॉपर्टी कभी किसी के नाम नहीं करता। ये मत भूलो कि तुम अभी भी केशव पाठक के सामने खड़े हुए हो। मेरे साथ इस तरह से बात करने के लिए तुम्हें सजा हो सकती है बच्चे। ये कहते हुए उसने आसपास खड़े बाकी लोगों को देखा। वहीं ये सुनकर वो सभी लोग हंसने लगे। वहीं ईशान का पोपट हो गया। वो चारों लोग केशव से मिलने के बाद सीधा दामिनी जी के पास उनका आशीर्वाद लेने लगे। उसके बाद उन्होंने खुशी और ऋषभ का भी आशीर्वाद लिया। वहीं अभय हैरान होकर उन लोगों को ही देख रहा था। उसे यकीन नहीं हुआ था कि ये चार चलते फिरते टाइम बॉम्ब यहाँ पर आ चुके हैं। उसके मुंह खुले हुए को देखकर मनी ने उसका मुंह बंद करते हुए कहा, अरे यार इसे बंद कर ले, मक्खी घुस जाएगी। तू हम सब में सबसे ज्यादा स्मार्ट है और केशव के साथ काम भी करता है, लेकिन ये मत भूल कि हम भी कुछ काम नहीं है। मिस मनी खन्ना तेरे सामने खड़ी हुई है, मेरा नाम ही मनी है, तो सोच मैं कितनी ज्यादा अमीर हूँ। जानता मेरी अमीरी मेरे सैंडल से झलकती है। अभय बस उसे देखता रहा। उसकी आंखें छोटी होती जा रही थी। उसके सामने ड्रामा क्वीन मनी खन्ना खड़ी हुई थी। उसने मनी के माने पर टैप करते हुए कहा, हो गया तेरा ड्रामा क्वीन, वैसे तुम लोग यहाँ पर? मनी ने हंसते हुए कहा, क्यों, ये तेरा घर है, ये मत भूल कि हम भी केशव के बड़ी है। अभय ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, लेकिन उसने तो किसी को इनविटेशन भेजी नहीं। मनी ने चौंकते हुए कहा, ओ माय गॉड, मतलब कि हम लोग बिना इनविटेशन के आ गए। ये कहते हुए उसने बाकी तीनों को देखा। वो भी हैरान होते हुए एक दूसरे को देखने लगे। वहीं ईशानी ने केशव का हाथ पकड़ा। वो इस वक्त अपने कदम सुलेखा और बाकी तीनों की तरफ बढ़ गई थी। वहीं वो चारों अपने आंखों में गुस्सा और नफरत लिए ईशानी को ही देखे जा रहे थे। अनामिका की तो जलन से आंखों लाल चुकी थी। जिसे के सपने उसने देखे थे और जितनी अमीर वो बनना चाहती थी, आज ना चाहते हुए भी ईशानी बन चुकी थी। ऊपर से उनकी ज्यादा भी ईशानी के नाम हो गई थी। अनामिका को जलन हो रही थी कि जो चीज उसे मिलनी चाहिए वो ईशानी के पास क्यों है। ईशानी को हर चीज इतनी आसानी से कैसे मिल जाती है।
ईशानी ने उनके पास आकर एकदम से सुलेखा को गले लगाया, लेकिन सुलेखा ने अपनी चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदले। लेकिन जैसे ही ईशानी उससे अलग हुई, उसने मुस्कुराते हुए पूछा, ईशानी बेटा, ये सब क्या है? तुमने अचानक से शादी क्यों कर ली? एक बार हमें बता तो सकती थी ना? ईशानी ने टेढ़ी मुस्कान के साथ एक एक करके उन सभी के चेहरे को देखा जो कि उतरे हुए थे, जिसे देख उसे मन ही मन काफी ज्यादा खुशी महसूस हुई थी। वो अच्छे से जानती थी कि उनका अगला प्लान क्या होने वाला था। उसने हल्की सी स्माइल करते हुए कहा, आई एम सॉरी मॉम, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मेरे पास टाइम ही नहीं मिला आपको बताने का। आप तो जानती है ना, मेरी लाइफ में आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। मैं सबसे पहले आपको बताने वाली थी, लेकिन मिस्टर पाठक ने कहा कि पहले शादी कर लेते हैं। इन्होंने ही तो मुझे प्रपोज किया शादी के लिए। इन्हें तो मुझसे पहली नजर का प्यार हो गया। आप चाहे तो इनसे पूछ सकती हैं, और इनकी दादी ने कहा था कि आज के आज शादी करनी है, इसलिए। ये कहते कहते उसने केशव को देखते हुए आई विंक की। वहीं केशव मुंह फाड़कर उसे देखने लगा। क्या चालू लड़की है, क्या नाटक करती है और कितनी सफाई से झूठ बोलती है। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ईशानी अपनी मां से इस तरह झूठ बोल सकती है। लेकिन अनामिका ने गुस्से से जलती नजरों से उसे घूरते हुए कहा, लेकिन लिटिल सिस, तुमने अचानक शादी कर ली। तुम तो मिस्टर पाठक को जानती भी नहीं ठीक से। ईशानी ने मुस्कुराते हुए कहा, जानती नहीं हूं। कोई बात नहीं दी, जान जाऊंगी। जानने में कितना टाइम लगेगा? वैसे भी मिस्टर पाठक के बारे में बहुत लोग जानते हैं, इतना तो मैं भी जानती हूं, और जितना जानना होगा उतना शादी के बाद जान ही लेंगे। अनामिका ने गुस्से में अपने हाथों की मुठियां भींच ली। उसे गुस्सा आ रहा था कि ईशानी के पास उसके हर सवाल का जवाब कैसे है, वो उसके हर सवाल का पलटवार क्यों कर रही है। विशाल ने परेशान होते हुए कहा, लेकिन तुम अचानक मिस्टर पाठक को, तुम कभी मिली भी नहीं। ईशानी ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह कम ऑन विशाल, डोंट से दैट। किसने कहा ये सब? मैं कल पार्टी में ही मिस्टर पाठक से मिली थी। विशाल की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए उसने केशव की तरफ देखकर कहा, पतिदेव इससे मिलिए, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड विशाल, विशाल सिंघानिया। ये कहते हुए उसने अजीब सी मुस्कान के साथ विशाल को देखा। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर वो समझ गई कि विशाल का पूरा प्लान खराब हो चुका है और अब उसका प्लान किसी काम का नहीं। ये सोचते हुए वो मन ही मन काफी हंस रही थी। केशव ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो आंटी हेलो। वो सभी से मिला और फिर ईशानी को उनके पास छोड़कर चला गया, क्योंकि उसे काफी अजीब लगा था, जैसे कि उसने उनकी बेटी को किडनैप करके उससे शादी की हो। वो लोग उसे ऐसे देख रहे थे। उसके जाते ही विशाल ने ईशानी को देखा और कहा, ईशानी वो एक्चुअली मुझे तुमसे एक बात करनी है, क्या तुम्हारे पास टाइम है? ईशानी कुछ कहती कि तभी भी वहां पर मनी आए। मनी ने उसका हाथ पकड़ते हुए उन सभी से कहा, आप लोग जो भी हैं, मैं ईशानी को लेकर जाती हूँ, बाद में छोड़ दूंगी, ओके। ये कहते हुए वो ईशानी को वहां से ले गई। विशाल गुस्से में अपने दांत पीते हुए देख रहा था। उन दोनों के जाते ही अनामिका ने गुस्से में अपने दांतों को किटकिटाते हुए कहा, ईशानी ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने बहुत बड़ा जाल बिछाया है, हमारे साथ बहुत बड़ा खेल खेला है तुमने। इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। तुम बस देखती जाओ कि मैं तुम्हारे साथ आप क्या क्या करने वाली हूँ। वो गुस्से में लाल पीली हुए जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ ईशानी इस वक्त उन चारों के सामने बैठी थी और वो चारों उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई चोर है। वो सभी लोग इस वक्त केशव के कमरे में बैठे हुए थे। जगदीप ने आंखें छोटी करते हुए पूछा, मिस ईशानी महाजन, ये नाम मैंने सुना है, लेकिन समझ में नहीं आता कि तुम्हारे जैसी 19 साल की लड़की ने मेरे दोस्त से शादी की कर ली, और कर कैसे ली? क्या तुम ये जानती हो कि उसकी एज 28 साल है, या फिर वो कितना गुस्से वाला है? ईशानी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल मुझे अच्छे से पता है कि मिस्टर पाठक की एज 28 साल है, और मैं आपको बता दूं कि वो मुझ पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करते। मनी ने नाराज होते हुए कहा, ईशानी यार प्लीज ये बच्चों जैसी बातें मत करो, है वो तुम्हारा पति है, तुम उसका नाम भी ले सकती हो या फिर कुछ और, जैसे हब्बी, हस्बैंड, स्वीट हार्ट, जो मर्जी बुला सकती हो। ईशानी ने सिर हिलाते हुए कहा, ओके ओके ठीक है, तो आप बताइए, आप चारों मुझसे पूछना क्या चाहते हैं? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि मैं उनसे पैसों के लिए शादी की है? वेट तो मैं आपको बता दूं, मेरे पास पहले ही बहुत पैसे हैं, लगभग 800 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी मेरे नाम। अब क्या होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए आपको मेरी ये कहानी पढ़नी पड़ेगी, जिसका नाम है रीबॉर्न ऑफ सीक्रेट क्वीन, सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 17, केशव के साथ वन नाइट स्टैंड, हॉट हब्बी और रोमांटिक डांस। राधे राधे। उसकी बात सुनकर इंशान ने खुश होते हुए कहा, वाओ यू आर माई टाइप, बिल्कुल मेरी तरह हो आप। मैं भी सबसे पहले लोगों को अपने पैसों के बारे में बता देता हूँ बात करने से पहले। मनी ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, गले मिलो, तुम दोनों बचपन के बिछड़े हुए भाई बहनों हो जो कुंभ के मेले में खो गए थे। उसकी बात सुनकर जगदीप और आदित्य को हंसी आ गई। वहीं वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे और फिर मनी को। मनी ने आई विंक करते हुए पूछा, देखो ईशानी, सच सच बताना, तुमने केशव से शादी क्यों की है? कहीं सच में उसके पास तुम्हारा कोई वीडियो तो नहीं है? देखो हो सकता है कि तुम दोनों पहले एक दूसरे से मिले हो और तुमने वो सब कर लिया हो, क्या कहते हैं उसे, हाँ हाँ वन नाइट, और अब शादी करने का दिल कर रहा है। आई नो, मतलब ऐसा हो जाता है। केशव वैसे तो कभी पीता नहीं है, लेकिन किसी ने उसकी ड्रिंक को स्पॉइल किया हो तो वो नशे में कुछ ज्यादा ही हो गया होगा।
उसकी बात को समझते हुए ईशानी को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए कहा, रिलैक्स, आप लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। सच में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो कल पहली बार मिले थे, कल उन्होंने पार्टी मिली थी ना? आदित्य ने आईब्रो ऊपर उठा के कहा, बिल्कुल कल पार्टी। उस पार्टी में तुम दोनों के बीच कुछ हुआ, हो सकता है ना? सोचो सोचो, जरा दिमाग पर जोर डालो। ईशानी ने फिर मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, तब भी कुछ नहीं हुआ है, और इसीलिए एक्चुअली उन्हें मुझसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया और इसीलिए उन्होंने मुझे तभी शादी के लिए प्रपोज कर दिया। लेकिन मैंने सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम मांगा और आज मैंने उन्हें शादी के लिए हाँ कर दिया, इसलिए हम दोनों की शादी हुई है। आदित्य ने चौंक कर इनकार करते हुए कहा, इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है। केशव जैसा इंसान कभी किसी से शादी का कह ही नहीं सकता, उसे तो बिल्कुल पसंद नहीं ये सब, तो वो तुमसे शादी करने के लिए हाँ क्यों कहेगा? ईशानी ने उठकर उन सभी से कहा, सॉरी गाइस, अभी मुझे दादी के पास जाना है, दादी ने मुझे बुलाया था। ये कहते हुए वो कमरे के बाहर निकल गईं। वो चारों एक दूसरे को देखने लगे। किसी को समझ में नहीं आया था कि केशव क्या करना चाहता है और वो लोग क्या करें। क्या वो जो केशव से मिलते थे वो केशव था, या फिर जो आज उनके सामने है वो केशव है जो बचपन में और कॉलेज के टाइम में कैसा था? उसे लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन आज केशव ने पहली नजर में किसी लड़की को पसंद कर लिया और उससे शादी भी कर ली। ये बात उनके लिए किसी सपने की तरह थी। ईशानी नीचे आई तो दामिनी ने उसे अपने पास बैठाया और फिर अपनी दोस्तों को देखकर बोली, ये देखो मेरी बहू है ना, एकदम चांद का टुकड़ा। उसकी सभी सहेलियां आंखें फाड़कर ईशानी को देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर था। तभी कनिका ने ईशानी को घूरते हुए पूछा, वैसे ईशानी बेटा, तुमने अचानक शादी कैसे करनी? क्या तुमने भी बाकियों की तरह पैसों के लिए शादी की है? मतलब आई नो केशव काफी रिच है, पॉपुलर है, लेकिन इस तरह किसी से पैसों के लिए शादी करना ये कोई अच्छी बात तो नहीं। उसकी बात सुनकर दामिनी का मुंह बन गया, वहीं ईशानी की आंखें छोटी हो गईं। उसने उन दोनों को घूरा। वो उन दोनों दादी और पोती को काफी अच्छे से जानती थी। उसने आंखें छोटी करते हुए कहा, बड़ी आंटी जी, वो अगर मैं पैसों के लिए शादी की भी रही हूं तो इसमें गलत क्या है? हर इंसान शादी करने से पहले यही देखता है। अगर मैं माँ बाप मेरी मर्जी से करती और वो शादी करवाते, तब भी वे पहले लड़के के बारे में जानते हैं, उसके फैमिली के बारे में जानते, ये जानते कि लड़का कमाता है या नहीं। क्या ये पैसों के बारे में जानना नहीं हुआ? उसकी बात में हामी भरते हुए दामिनी जी ने खुश होकर कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, हर इंसान पहले पैसे देखता है और मेरे पोते ने पैसे इसलिए कमाए हैं ताकि उसे दुनिया की बेस्ट लड़की मिल सके, और इसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है क्योंकि ये चांद का टुकड़ा है, बिल्कुल ब्यूटी प्रिंसेस की तरह। दामिनी जी को कनिका पर इस वक्त गुस्सा आ रहा था, उसे नाराजगी भी हो रही थी और वो परेशान थी कि ईशानी उसके बारे में क्या सोचेगी कि कैसे दोस्त हैं उसके। कनिका ने अपना मुंह बंद करना ही बेहतर समझा क्योंकि दामिनी उसे गुस्से में देख रही थी, लेकिन जूलियट चुप नहीं हुई। उसने उसे घूरते हुए कहा, तो तुम्हें लगता है कि पैसा सब कुछ है, लेकिन मुझे नहीं लगता? ईशानी ने हंसते हुए कहा, लगभग लाखों के कपड़े, ब्रांडेड हील्स, पर्स और कपड़े और लग्जरी कार वालों के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। और रही बात तुम्हारी, ये तो जब तुम्हारी शादी होगी तब तुम्हें पता चल जाएगा। वैसे यहाँ पर बहुत लड़के आए हुए हैं, मेरे हस्बैंड भी कुछ को जानते हैं, तुम चाहो तो किसी को भी पसंद कर सकती हो। मैं अपने हस्बैंड से बात करके तुम्हारी सेटिंग करवा दूंगी। ये कहते हुए उसने अजीब सी मुस्कान के साथ उसे देखा। उसकी अजीब सी धमकी को समझते हुए जूलिया के हाथों की मुठ्ठियां कस गईं। ईशानी अच्छे से जानते थी कि जूलिया केशव को पसंद करती है और पिछली जिंदगी में काफी कुछ उन दोनों के बीच ऐसा हुआ था जिसके बारे में वो सोचकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। हालांकि कि वो बाद में उन दोनों के बीच से हट गई थी, लेकिन उसने काफी कुछ बिगाड़ दिया था ईशानी और केशव का, और ईशानी इस बार ऐसा कुछ भी होने देने वाली नहीं थी। जूलिया ने ईशानी को घूरते हुए अपने आप से कहा, ईशानी आई प्रॉमिस, तुमने मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान मुझे छीना है, मैं तुम्हारी लाइफ को झंडा बना दूंगी। बस तुम देखती जाओ आगे की जिंदगी तुम्हारी कितनी भयानक होती है। मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूंगी कि तुम केशव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाओगी। ये कहते हुए उसकी आंखों में कि ईशानी के लिए नफरत साफ दिखाई देने लगी, जिसे दामिनी जी ने भी अच्छे से महसूस कर लिया। उसे काफी ज्यादा घबराहट हो रही थी। उसे अब अपनी बात पर रिग्रेट हो रहा था कि क्यों उसने कनिका और उसकी पोती को यहाँ पर बुलाया। वो उन्हें इस तरह भेज भी नहीं सकती थी, इसलिए वो चुपचाप बस ये सब होते हुए अपनी आंखों के सामने देख रही थी। ईशानी दामिनी के गाल पर किस करके बोली, दादी मैं अपने पति के पास जाकर क्या है ना, मेरे पति को मेरे बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये कहते हुए वो जूलिया को देखते हुए वहां से चली गई। केशव अपने बिजनेस पार्टनर से बात कर रहा था, तभी ईशानी उसके पास आई। उसने उसकी बाहों में अपनी बाहें डालते हुए धीरे से कहा, क्या बात है, लगता है कि मिस्टर पाठक का अपनी वाइफ के बिना दिल लग जाता है, क्या मैं हॉट नहीं हूँ? केशव ने मुस्कुराते हुए उसे देखकर कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है बेबी डॉल, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली के पास छोड़ दिया ताकि तुम उनके साथ कुछ बातें कर सको। वैसे मुझे हैरानी हो रही थी, तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम इतनी शातिर हो। तुम्हें शायद मुझ इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। मेरे दोस्त से भी झूठ बोला कि मैंने तुम्हें प्रपोज किया था, जबकि शादी के लिए तुमने कहा। ईशानी ने हंसते हुए कहा, ओह तो आप क्या चाहते हैं कि मैं अब आपके दोस्तों के सामने ये कहूं कि मैंने आपको शादी के लिए प्रपोज किया ताकि वो सभी मुझे गोल्ड डिग समझे? केशव ने कसके उसका हाथ पकड़ और बोला, इसलिए तो मैंने कुछ नहीं कहा, बट मैं भी कंफ्यूज हूं कि तुमने मुझसे शादी की क्यों है।
ईशानी ने उसके गाल पर अपनी छोटी उंगली चलाते हुए कहा, ये आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा, हब्बी। ये कहते हुए वो मुस्कुराकर केशव को देखने लगी, वहीं उसे अपने इतने करीब देखकर केशव के दिल की धड़कन एकदम से तेज हो गई। उसका दिल चाह रहा था कि वो अभी उसे पकड़ के किस कर ले, लेकिन एक तो वहां पर बहुत लोग थे और दूसरा के साथ इस वक्त वो दोनों इतने करीब नहीं आ सकता थे। उसका डर था कि कहीं ईशानी ने उसके गाल पर से 1 घंटा का रख दिया तो क्या होगा, उसकी बेइज्जती हो जाएगी इतने लोगों के सामने, ऊपर से मीडिया भी वहां पर थी। मीडिया के सामने अपनी इज्जत का इस तरह फतीजा करवाते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा उसे। तभी मनी ने स्टेज पर जाते हुए डांस करने के लिए सभी लोगों को इनवाइट किया। सभी कपल स्टेज पर जाकर डांस करने लगे, लेकिन केशव अपनी जगह से नहीं हिला। ईशानी बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि कब केशव उससे डांस के लिए पूछेगा, लेकिन केशव ने उसे देख उसे तक नहीं। अब उसे हैरानी होने लगी। उसने धीरे से उसके कंधे पर सिर रखते हुए पूछा, हब्बी आपको डांस करना नहीं आता क्या? केशव ने मना करते हुए कहा, नहीं, वो क्या है ना कि मैंने आज तक कभी किसी लड़की के साथ डांस नहीं किया, और अकेले डांस किए हुए भी काफी ज्यादा टाइम हो गया। ईशानी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए उसके एकदम करीब आकर कहा, नहीं किया तो ये पास्ट की बात है, प्रेजेंट में आपकी एक वाइफ है और आपको उसे खुश रखना है, और मैं खुश तब होऊंगी जब आप मेरे हॉट वाला डांस करेंगे। चलिए मिस्टर हब्बी डांस करते हैं। ये कहते हुए वो केशव का हाथ पकड़े स्टेज की तरफ आ गई। केशव किसी चुंबन की तरह खिंचा जा रहा। ईशानी की फ्लर्टिंग बातें और बार बार हब्बी कहने से उसका कंट्रोल छूटता जा रहा था। केशव स्टेज पर चढ़ा तो हैरान होते हुए ईशानी को देखने लगा। उसे डांस बिल्कुल भी नहीं आता था। स्टेज पर जाकर वहां लोग खड़े हुए थे, सभी लोग स्टेशन नीचे उतर गए। स्पॉटलाइट ऑफ हुई और केशव और ईशानी के ऊपर पॉइंट हो गई। केशव ने उसकी कमर को पकड़ लिया, वही ईशानी ने उसकी बाहों में अपनी बाहें डाल दी। ईशानी ने उसके घबराए हुए चेहरे को देखकर आई विंक करते हुए उसके कान के पास आकर सिडकेटिव वॉइस में बोली, रिलैक्स हॉट हब्बी, अगर आपको डांस नहीं आता तो जैसा मैं करती हूँ वैसा कीजिए, आप बस शांत होकर मेरे स्टेप को फॉलो कीजिए। अगर अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो प्राइज मिलेगा। ईशानी उसकी हाथों को अपने हाथों में लिए डांस करने लगी। वह दोनों कपल डांस कर रहे थे, जन जन साथ चलना यूं ही गाने पर। उन दोनों का डांस देखकर सभी लोग हैरान हो गए। ईशान ने चौंकते हुए मनी को चुकोटी काटी। मनी ने चौंकते हुए उसे देखा। ईशान कान पकड़ के कहा, सॉरी, वो मुझे लगा कि मैं सपना देख रहा हूं। मनी ने उसके कंधे पर पिंच करते हुए कहा, अगर तुम्हें ऐसा लगता तो अपने चुकोटी कोटो मेरे क्यों काटी। अब क्या होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए आपको मेरी ये कहानी पढ़नी पड़ेगी, जिसका नाम है रीबॉर्न ऑफ सीक्रेट क्वीन, सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 18। विशाल ने किया ईशानी को प्रपोज, इविल ईशानी और शक्ति का गुस्सा। राधे राधे डांस करते करते केशव और ईशानी काफी ज्यादा करीब थे और दोनों के दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो करीब आते जा रहे थे लोगों की आंखें फैलती जा रही थी। ईशानी ऊपर उठते हुए एकदम से केशव के फेस के सामने आ गई, जिससे केशव के दिल की धड़कन कुछ ज्यादा ही तेज हो गई। उसकी नजर अपने आप ईशानी के होठों के ऊपर जाकर जम गई। केशव ने उसे और अपनी तरफ खींच, जिसे उन दोनों के होंठ लगभग 1 सेंटीमीटर दूर थे। ये देखकर मनी, आदित्य, ईशान और जगदीप चारों के होश हो जाए। वही दामिनी ने कसके अपनी आंखें बंद कर ली। वो ये सब नहीं देखना चाहती थी, और वो भी इस तरह पब्लिकली। वो दोनों एक दूसरे के होठों को टकराते हुए महसूस कर पाए थे। केशव जैसे ही ईशानी को किस करने वाला था, ईशानी ने अपनी आंखें बंद करनी, लेकिन जैसे ही केशव उसे किस कर रहा था कि तभी म्यूजिक ऑफ हो गया। गाना खत्म हो चुका था। जैसे गाना खत्म हुआ, केशव ने गुस्से में कसके अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। वो बस कुछ ही दूर था अपनी मंजिल से, और उसकी मंजिल के रास्ते को ही म्यूजिक ने काट दिया। म्यूजिक तो लोगों को करीब लाता है, लेकिन ये कैसा म्यूजिक है जिसने उन दोनों को करीब लाते लाते दूर कर दिया। तभी जोरदार तालियां बजने लगी, जिसे वो दोनों होश में आए। दोनों के चेहरे शर्म से लाल हो चुके थे। ईशानी को हैरानी हो गई थी कि वो पब्लिक में ये सब करने वाली थी, वहीं यही हाल केशव का भी है था। वो दोनों स्टेज से नीचे उतर गए। थोड़ी देर बाद केशव अनामिका और सुलेखा के सामने खड़ा हुआ था, बस उन्हें देखे जा रहा था। उसे काफी अजीब लग रहा था। उन दोनों ने उसे बात करने के लिए बुलाया, लेकिन बात करने के लिए जगह उसे घोड़े जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ विशाल और चंचल ने ईशानी को बीजेड रखा हुआ था। सुलेखा ने केशव को घूरते हुए कहा, मिस्टर केशव पाठक, यकीन नहीं आता कि आप इतने रिस्पॉन्सिबल, समझदार और बिजनेस माइंडेड हैं। आपने इस तरह शादी कर ली। मैं मानती हूँ कि मेरी बेटी काफी खूबसूरत है, लेकिन आप बस खूबसूरती देख ही शादी कर लेते हैं। उसकी बात सुनकर केशव ने आंखें छोटी करते हुए उन दोनों को देखा। एक्सप्रेशन देखकर वो समझ गया कि कुछ तो अजीब है इन दोनों में। ऊपर ये सौतेली माँ बहन भी है। ईशानी की ये सोच उसके होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। उसने दोनों हाथों को पॉकेट में डालते हुए पूछा, मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, रही बात शादी की, तो अब शादी कैसे भी हुई हो, लेकिन शादी तो हो चुकी है और मैं आपकी बेटी से शादी कर चुका हूँ। अगर आपको इससे एतराज है तो आप अपनी बेटी से बात कीजिए, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। और दूसरी बात कि मैं कोई भी काम किसी की परमिशन से नहीं करता। आई एम केशव पाठक, द बिजनेस टाइकून। मैं अपनी मर्जी का मालिक था हूँ और हमेशा रहूंगा। वैसे मैं औकात देखे बिना बात नहीं करता। आप मेरी वाइफ की स्टेप मॉम है इसलिए, वरना।
ये कहते कहते वो चुप हो गया। उसके होठों पर कनिका मुस्कान थी। अनामिका ने गुस्से में अपने हाथों की मुठ्ठियां भींच कर कहा, व्हाट डू यू मीन? वो तो बच्ची है, लेकिन तुम तो जानते हो ना। बाय द वे, उसने तुमसे शादी मुझे लगता है सिर्फ तुम्हारे पैसे के लिए की है। केशव ने आंखें छोटी करते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो हो सकता है मैं भी उस पैसों के लिए शादी की है, क्योंकि वो भी काफी अमीर है। उसने मुझे खुद बताया कि उसके नाम पर 800 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अब जो उसका है वो मेरा और जय मेरा है वो उसका। उसकी ये बात सुनकर अनामिका और सुलेखा के होश उड़ गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ईशानी सब लोगों को ये बताते फिर रही थी कि उसके नाम पर महाजन फैमिली की सारी प्रॉपर्टी आ चुकी है। हालांकि ये सच भी था, लेकिन उन दोनों को ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं हो रही थी। केशव ने मुस्कुराते स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए कहा, आप लोग कोई और बात करनी है? अगर नहीं तो मैं जा सकता हूँ। अनामिका उसे रोकना चाहती थी कि तभी सुलेखा ने उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए केशव को देखकर, वाली जी बिल्कुल आप जा सकते हैं। ये कहते हुए उसने दांत पीस कर केशव को देखा। केशव ने घमंड भरी मुस्कान के साथ, मैंने आपसे पूछा नहीं, हेबता रहा हूं। ये कहते हुए वो तुरंत वहां से चला गया। उसके जाते ही अनामिका ने हैरान होते हुए कहा, मॉम आपने मुझे उसे रोकने क्यों नहीं दिया? मैं उसे बता देती ना सब कुछ सच सच क्या है। मुझे पक्का यकीन है कि ईशानी अब लालची हो गई है। उसे जब ये पता चला कि उसके नाम पर हमारी सारी प्रॉपर्टी है, तब उसने ये सोचा कि वो और अमीर बन सकती है, और उसने केशव पाठक को फंसाया है। उसकी बात सुनकर सुलेखा ने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन हम ये साबित कैसे करें? ऊपर से केशव पाठक हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। ज्यादा बोले तो उल्टा हमें बर्बाद कर देगा। वो तो जैसे पागल ही हो गया इस लड़की के प्यार में। लेकिन नहीं, हम इतनी आसानी से अपनी प्रॉपर्टी नहीं दे सकते। केशव का नहीं पता, लेकिन हमें अपनी प्रॉपर्टी वापस लेनी है, फिर चाहे वो केशव के साथ है या फिर नहीं। लेकिन उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, विशाल। विशाल, तुम अभी विशाल से कहो कि वो अपने दिल की बात अभी के अभी उसे बताएं, और इस तरह बताएं कि ईशानी उसे मना ना कर पाए, चाहे उसके दिल में केशव के लिए कितनी भी जगह क्यों ना हो। अनामिका ने तुरंत अपना फोन निकाला और विशाल को मैसेज टाइप कर दिया। दूसरी तरफ विशाल जैसे ही उसे मैसेज मिला, उसने तुरंत चंचल को इशारे से वहां से जाने के लिए कहा और फिर ईशानी को देखकर बोला, ईशानी मुझे तुमसे बात करनी है, क्या तुम्हारे पास टाइम है? ईशानी ने घूरते हुए उसे देखा और फिर कुछ सोचकर इविल स्माइल के साथ हाँ में अपना सिर हिला दिया। विशाल ने तुरंत उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तो फिर मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें जो बताना है वो मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट फैसला है। ये कहते हुए वो उसे लेकर वहां से चला गया। वो दोनों बाहर आ गए। विशाल इस वक्त गार्डन में उसके सामने खड़ा हुआ था। वही ईशानी अपनी आंखें छोटी करते हुए उसे देख रही थी। वो अच्छे से जानते थी कि विशाल क्या करने वाला है और वो उसके लिए पहले से ही तैयार थी। विशाल ने गहरी सांस लेते हुए ईशानी को देखा और एकदम से अपने घुटनों के बल बैठकर अपने जेब में से एक बॉक्स निकाला और उस बॉक्स को खोलते हुए डायमंड रिंग ईशानी को दिखाते हुए बोला, ईशानी आई लव यू, आई रियली लव यू। मैं तुम्हें बचपन से प्यार करता हूँ, हमेशा से सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो? मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें जिंदगी भर खुशी रखूंगा। मैं जानता हूँ कि ये सिचुएशन काफी अलग है। उस दिन मैं तुम्हें बताने वाला था, लेकिन अचानक से तुम गायब हो गए। तुम्हें अब मिस्टर पाठक से शादी कर ली, लेकिन मैं अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर सकता। नहीं, फीलिंग्स को तुमसे ज्यादा छुपा पाऊंगा। प्लीज मुझे एक मौका दे दो। मैं सब ठीक कर दूंगा। ईशानी ने उसे देखा और अपने दोनों हाथ सीने पर रखते हुए आगे छोटी करते हुए उसे देख रही थी। उसे इस वक्त काफी ज्यादा हंसी आ रही थी और गुस्सा भी। विशाल कितना बेशर्म है, जो एक शादीशुदा लड़की जिसकी एक दिन पहले शादी हुई उसे प्रपोज कर रहा। वो विशाल के चेहरे को देख अपने आप से बोली, डोंट थिंक विशाल, मुझे गलतियां दोहराने की आदत नहीं। पिछली बार मैंने गलत फैसला लिया था, लेकिन इस बार सब कुछ अलग है। मैं सब जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। तुम्हारी जिंदगी जहनुम ना बना दी और तुम्हें बर्बाद ना कर दिया तो मेरा नाम ईशानी केशव पाठक नहीं। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, विशाल तुम पागल हो गए हो। तुम जानते भी हो कि तुम क्या बोल रहे हो। कल मेरी शादी हुई है और तुम ये, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने घटिया किस्म के इंसान हो। ये कहते हुए उसका चेहरा गुस्से में अचानक से लाल हो गया। वहीं विशाल एकदम से शॉक में आ गया। ईशानी ने उसे घूरते हुए कहा, विशाल तुम मेरे दोस्तों में तुम्हें अपना दोस्त माना, लेकिन तुम ऐसा करोगे मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मेरे बेस्ट फ्रेंड होने के बावजूद मेरी शादी वाले दिन तुम ये सब तमाशा कर रहे हो। मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। लिसन, मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि अगर तुम मुझे पहले भी प्रपोज करते तभी मैं तुम्हें मना ही करती कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और रही बात आज की, तो आज के बाद तुमने अगर दोबारा मेरे सामने ऐसा कुछ भी किया तो याद रखना मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी। अब तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। विशाल ने एकदम से उसका हाथ पकड़ते हुए उदास होकर मेलो ड्रामा शुरू किया। ईशानी प्लीज एक बार मेरी बात सुनो, एक बार मेरे बारे में सोचो तो सही। तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हूं, तो फिर तुम मुझे एक मौका क्यों नहीं देती? ईशानी ने गुस्से में उसके हाथ कुछ झटकते हुए कहा, से क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती? क्या तुम एक बार में कहीं बात समझ में नहीं आती? दफा हो जाओ यहाँ से। वो जाने को हुई, लेकिन तभी विशाल ने एकदम से उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन तभी सामने से आ नहीं शक्ति ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, विशाल बंद कर तमाशा। शक्ति के इस तरह चिल्लाने से विशाल ईशानी का हाथ पकड़ते पकड़ते रह गया था।
शक्ति काफी देर से उन्हें देख रहा था, जो शायद बाहर किसी से फोन पर बात करते हुए आया था, लेकिन ये सब देखकर उसका खून खौल उठा। वो तुरंत उन दोनों के पास आया। उसने ईशानी को उसका हाथ पकड़ते हुए अपने पीछे किया और एकदम से विशाल का कॉलर करते हुए उसे खड़ा किया और गुस्से में चिल्लाकर बोला, विशाल सिंघानिया, बहुत शौक है ना तुम्हें लड़कियों को प्रपोज करने का? एक बार मना कर दिया, फिर भी बार बार, और वो भी शादीशुदा लड़की को। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना? एक शादीशुदा लड़की को इस तरह प्रपोज कर रहे हो। ईशानी, तुम घर के अंदर। मैं नहीं चाहता कि तमाशा हो जाएगा, और मैं तुम्हारी शादीशुदा लाइफ को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। ईशानी ने एक नज़र उसे देखा और वो चुपचाप घर के अंदर जाने लगी, लेकिन तभी उसके चेहरे पर एकदम से डेविल स्माइल आ गई, जैसे कि उसने ये सब प्लान किया हो, और इस डेविल स्माइल को लिए वो अंदर चली गई। अब क्या होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए आपको मेरी ये कहानी पढ़नी पड़ेगी, जिसका नाम है रीबॉर्न ऑफ सीक्रेट क्वीन, सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 19, जेलस और नफरत। वही विशाल ने एक्सप्लेन करते हुए कहा, शक्ति मेरी बात सुनो। लेट मी एक्सप्लेन, जैसा तुम सोचिए वैसे कुछ भी नहीं है। शक्ति ने बिना सुने उसके गाल पर एक जोरदार पंच जड़ते हुए कहा, ये लो तुम्हारी अंगूठी का इनाम और तुम्हारे प्रपोज करने का जवाब। उसके एक पांच से ही विशाल की गर्दन एक तरफ झुक गई। वो एकदम से सीधा हुआ। उसने भी गुस्से में उसे घूरते हुए कहा, शक्ति, तमाशा बनकर क्या साबित करना चाहते हो? मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, और वैसे भी तुम तो ईशानी के दोस्त हो, तुम उसके लिए इतना जेलस फील करते हो। शक्ति ने गुस्से में उसका कॉलर पकड़ते हुए कहा, बेवकूफ साले, तूने सबको अपनी तरह समझ रखा है क्या? मैं उसका दोस्त हूं और मैं उसकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। याद रखना, तेरे सारे बत्तीसी के दांत तोड़ दूंगा और तेरी जवान खींचकर बाहर जमीन से टिका दूंगा अगर दोबारा ईशानी के आसपास भी दिखाई दिया, हरामी कहीं का। ये कहते हुए उसने उसका गला छोड़ा और उंगली दिखाते हुए धमकी देकर बोला, तुम ईशानी के दोस्त थे और तुम्हारे महाजन फैमिली से काफी अच्छे रिलेशन है। तुम कितने भी बड़े आदमी क्यों ना हो, लेकिन अगर ईशानी के आसपास भी दिखाई दे तो याद रखना उसके बाद मिस्टर पाठक जाने की उन्हें तुम्हारे साथ क्या करना है। ये कहते हुए वो गुस्से में वहां से चला गया। वहीं अब विशाल का चेहरा भी गुस्से में तमतमा उठा था। उसका खुद का एक बड़ा रेस्टोरेंट था, दिल्ली में उसका काफी नाम था, और उसकी ऐसी बेइज्जती। उसने गुस्से में दांत पीते हुए कहा, शक्ति, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी जो तुमने मेरे साथ किया है। अगर मैंने इसका बदला न लिया तो मेरा नाम विशाल सिंघानिया नहीं। वो गुस्से में तमतमाते हुए अपनी कार लिए तुरंत वहां से चला गया। वहीं अंदर अनामिका बार बार विशाल को कॉल मिला रही थी, लेकिन विशाल ने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था। वो परेशान नजरों से बोली, पता नहीं उन दोनों के बीच क्या बात हुई है। सुलेखा ने घबराते हुए कहा, हे भगवान, पता नहीं अब इस लड़के को क्या हो गया। इसे कहा था कि शांति से काम लेना, उस सभी तरीके से मनाने की कोशिश करना। मुझे यकीन नहीं आता कि वो इतनी जल्दी हार मान लेगा। ये बेवकूफ किसी काम का नहीं है, और मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुमने इस जैसे लड़के को अपना बॉयफ्रेंड कैसे बना लिया। अनामिका ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं तो उसे पसंद भी नहीं करती थी, लेकिन आपने कहा इसलिए मैंने उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाया हुआ है। आपने कहा था कि वो हमारे काम आएगा, लेकिन क्या काम आया है? देखिए, वो हमारी किसी काम का नहीं है। आपने मेरी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उन दोनों माँ बेटी ने सामने ईशानी को घूरा और वहां से निकल गई। वहीं ईशानी अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक लिए उन दोनों को जाते हुए देखती रही। उन तीनों के जाते ही उसके चेहरे की मुस्कान और चमक कई ज्यादा बढ़ गई। धीरे धीरे करके सभी लोग चले गए। वहां अभय, उसके मॉम डैड और केशव के दोस्त मौजूद थे। वो सभी लोग मेन हॉल में बैठे हुए बात कर रहे थे। मनी ने मुंह बनाते हुए दामिनी जी से कहा, दादी, आपको नहीं लगता कि आपका पोता एक नंबर का झूठा है? उसने कहा था कि उसे डांस नहीं आता, लेकिन देखा ना आपने कितना अच्छा डांस किया उसने। केशव ने मानी को देखते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, मनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम सॉरी, लेकिन बीवी ने मुझे डांस करने के लिए कहा और मेरी बीवी ने मुझे ऐसा सपोर्ट किया, इसलिए मैं डांस कर पाया। तुम्हें लगता है? जरा मेरी शक्ल देखो कि मैं डांस करने लायक भी हूँ। आदित्य ने हैरान होते हुए कहा, तो फिर तुमने इतना अच्छा डांस कैसे किया? और तुमने ईशानी को प्रपोज भी कर दिया शादी के लिए। दादी, आपको नहीं लगता कि आपका पोता कुछ ज्यादा ही शैतान है? उसने हम सबसे छुपाया है। मुझे लगता है कि वो पहले से ईशानी को जानता था। उसकी बात सुनकर सभी लोग केशव को देखने लगे। वही ईशान और केशव कभी एक दूसरे को देखते तो कभी उन लोगों को देखने लगे। खुशी ने उन लोगों को शांत करते हुए कहा, अरे बस बस शांत हो जाओ, तुम बेचारे को इस तरह परेशान करना बंद करो। अगर वो पहले से जानता भी था तो इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? ईशानी और उन दोनों की शादी हो चुकी है, अब इस बात का कोई मतलब नहीं है। तुम लोग बात का बतंगड़ बनाना बंद करो और उन लोगों की खुशी में खुश हो जाओ। तुम लोग की भाभी आ चुकी है। दामिनी ने खुशी को देखते हुए कहा, वैसे खुशी बेटा, केशव की तो शादी हो गई है, अब तुम्हें भी अभय के लिए अपनी बहू ढूंढनी चाहिए। अभय बस 1 साल छोटा है ना केशव से। अभय ने चौंकते हुए कहा, दादी, आप मुझे इस पर सब मुसीबत में मत डालिए। आप अच्छे से जानती हैं कि मैं शादी नहीं करने वाला। मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। जगदीप ने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, ओह गॉड, इसका मतलब अभय शुक्ला के है। ये सुनकर सभी लोग हैरान परेशान होकर अभय को देखने लगे। अभय ने चिढ़ते हुए कहा, बस भी करो यार, नाटक की एक हद होती है। ये कैसा मजाक है? मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे लड़के पसंद है।
मैं एकदम स्ट्रेट हूँ, मुझे लड़कियां ही पसंद है, लेकिन अभी मुझे शादी नहीं करनी। मॉम डैड प्लीज, आप तो जानते हैं ना। खुशी नहीं नाराज होते हुए कहा, ये गलत बात है बेटा, देखो केशव तुमसे 1 साल बड़ा है, लेकिन उसने शादी कर ली, जबकि सबको लगता था कि वो कभी शादी नहीं करेगा, लेकिन तुम अभी तक शादी करने को तैयार नहीं। ईशानी ने मुस्कुराते हुए अपने आप से कहा, हम मुझे अच्छे से पता है कि अभय शादी क्यों नहीं करना चाहता हूँ। डोंट वरी आंटी, कुछ ही दिनों के अंदर आपकी बहू भी आ ही जाएगी। ये कहते हुए उसने एक स्माइल पास की। वही खुशी नाराज होते हुए वहां से उठकर चली गई। उसी के पीछे पीछे ऋषभ चला गया। वहीं केशव बस जाते हुए उन लोगों को देखने लगा और फिर उसने अभय को देखते हुए शांत आवाज में कहा, वो तुम्हारे माँ बाप है, अगर तुमसे कह रहे हैं तो शादी कर लो ना। अभय ने चिढ़ते हुए उसे देखा जैसे कि उसने कोई अजूबा देख लिया हो। आदित्य ने भी हैरान होते हुए कहा, कमाल है ये तुम कह रहे हो केशव। ये मत भूलो कि तुम्हारी शादी आज हुई है, लेकिन दादी लगभग पिछले 3-4 साल से तुम्हें शादी करने के लिए कह रही है, लेकिन कभी तैयार ही नहीं हुए, और ये शादी भी तुमने इसलिए की है क्योंकि मिस ईशानी भाभी पसंद आ गई है। दादी ने ईशान को रोकते हुए कहा, ईशान मिस ईशानी नहीं भाभी, वो तुम्हारी भाभी है। माना कि उम्र में छोटी है लेकिन रिश्ते में बड़ी है। ईशानी कान पकड़ते हुए कहा, सॉरी दादी, मतलब कि भाभी तुम्हें पसंद आ गई है। वैसे मुझे अभी भी यकीन नहीं हुआ, जैसे कि मैं कुछ सपना देख रहा हूँ। उसकी बात सुनकर केशव ने तुरंत अपनी गन निकालकर उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहा, तुम्हें अभी सपना लग रहा है या फिर गोली चलाऊंगा तभी यकीन आएगा। मनी ने तुरंत कहा, केशव शूट हिम, गोली चलाओ, शूट करो इस गधे का। सभी लोग हंसने लगे। ईशानी अपनी कमरे में पहुंची। उसके कमरे को दुल्हन की तरह सजा दिया था। बेड पर गुलाब की पंखुड़ियां बिछी हुई थी, कैंडल्स जल रही थी, मनमोहक परफ्यूम की खुशबू कमरे में फैली हुई थी। वहीं एक टेबल पर 2 बॉक्स थे हुए थे, जिन पर एक पर ईशानी का नाम तो दूसरी पर केशव का नाम लिखा हुआ था। केशव भी अपने कमरे में आया तो कमरे की हालतों देखकर और बॉक्स देखकर चौंक गया। वो सोचने लगा कि ये बॉक्स किस लिए। उसने इनबॉक्स को देखा और ईशानी को देखकर बोला, तुम अपना बॉक्स खोलकर देखो, लगता है उनमें से किसी ने तुम्हें गिफ्ट दिया है। ईशानी ने कंफ्यूज होते हुए बॉक्स को देखा और धीरे से उस बॉक्स को खोला, लेकिन उस बॉक्स के अंदर जैसे ही उसने देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने शॉक्ड होते हुए हाथ डालकर अंदर रखे सामान को बाहर निकाला। उसके अंदर 1 पीस ट्रांसपेरेंट शॉर्ट नाइटी थी, जो कि काफी ज्यादा छोटी सी और काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट थी, जिसे देखकर केशव की जान हलक में आ गई। वो हक्का बक्का उस नाइटी को देखने लगा। वो सदमे में जा चुका था। ईशानी को भी समझ में नहीं आया था इसे पहना कैसे जाएगा। उसने बॉक्स के अंदर ढूंढा लेकिन उसके अलावा कुछ भी नहीं था। उसने घबराते उस नाइटी को देखा और फिर केशव को देखने लगी। उसने तुरंत शर्म के मारे उस नाइटी को बॉक्स में रख बंद कर दिया। अब केशव को घबराहट होने लगी कि उसके बॉक्स में क्या होगा। उसने तुरंत बॉक्स को उठाया और दूर जाकर खोलने की कोशिश की, लेकिन ईशानी उसे ही देख रही थी। उसने खोला कि बॉक्स ऊपर की जगह नीचे से फट गया। उसके अंदर से लगभग 10-15 कॉन्डोम के पैकेट नीचे जाकर कॉन्डोम के बॉक्स देखकर ईशानी की जान हलक में आ गई और उसका जबड़ा जमीन से टिक गया। वो चौंकते हुए उन पैकेज को देखने लगी और फिर उसने केशव को देखा और वो तुरंत भागते हुए बाथरूम में चली गई। वहीं केशव गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, इन लोगों को मैं आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो गुस्से में कमरे के बाहर निकल गया। बाहर आते ही उसने अपना फोन निकाला और आदित्य को कॉल मिलाया, लेकिन आदित्य ने कॉल नहीं उठाया। उसने एक एक करके सभी को फोन मिलाया, लेकिन सभी लोग जान चुके थे कि अब उनकी जान खतरे में आ चुकी है। केशव के एक्सप्रेशन और उनके स्वभाव के बारे में जानते थे, लेकिन उसे वो लोग कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने जानबूझकर केशव को तंग करने के लिए ये गिफ्ट उसके कमरे में रखा था। केशव ने गुस्से में अपने फोन को जेब में रखा और कमरे के बाहर टहलने लगा। उसे अब अपने आप पर गुस्सा आया था कि उसने कैसे कैसे लोगों से दोस्ती कर ली है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ईशानी को कैसे फेस करेगा, कैसे उसे ये सब एक्सप्लेन करेगा। पता नहीं वो उसके बारे में क्या क्या सोच रही होगी। अब क्या होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए आपको मेरी ये कहानी पढ़नी पड़ेगी, जिसका नाम है रीबॉर्न ऑफ सीक्रेट क्वीन, सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 20, ईशानी नशे में धुत, आई नीड यू हब्बी, पैशनेट डीपी किस। राधे राधे। वहीं बाथरूम में ईशानी शीशे में अपने चेहरे को देख रही थी। उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे बार बार कमरे वाला सीन याद आ रहा था। उसने ना शर्माने कोशिश की, लेकिन आ रही थी। वो अपने चेहरे को धोते हुए बाहर आए, लेकिन जैसे ही वो बाहर आए तो केशव कमरे में नहीं था, लेकिन फ्लोर पर अभी भी कॉन्डोम के पैकेट गिरे हुए थे। उसकी सांसें तेज होने लगी। उसने आसपास देखा और फिर धीरे धीरे उसने अपने कदम बढ़ाकर कांपते हाथों से उनको वापस उस बॉक्स में रखा। उसका पूरा चेहरा श्याम से लाल हुआ पड़ा था। वो बेड पर जाकर एक लाल चुनरी ओढ़ ली और बेड पर सुहागरात की सेज पर बैठ गई। वही केशव अभी भी चक्कर लगा रहा था कि तभी दामिनी जी अपने हाथ में दूध का गिलास लिए उसके पास आए। केशव उन्हें देखकर चौंक गया और पूछा, दादी आप यहाँ पर? दामिनी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं एक चीज देना भूल गई। ये कहते हुए उन्होंने उसके हाथ में दूध का गिलास थमा के कहा, ये लो, ये भी शगुन है, तुम दोनों को इस पीना है, ओके। ये कहते हुए वो मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। वही केशव हैरान होकर दूध को देखने लगा और फिर अपनी जाती हुई दादी को। अभी दरवाजे के पास जाकर दामिनी जी अचानक से रुकी और उन्होंने पलटकर केशव को देखते हुए कहा,
केशव बेटा ध्यान से ये दूध पी जरूर लेना। उनकी बात में एक अजीब सी धमकी छुपी हुई। केशव को इसके पीछे कोई खतरनाक सोच या उनकी कोई प्लानिंग दिखाई दे रही थी। केशव को समझ में नहीं आया था कि दामिनी आखिर उसे दूध पिलाने क्यों चाहती है। उन्हें अच्छे से पता था कि केशव को दूध पीने की आदत बिल्कुल भी नहीं और ना ही वो दूध पीता है, तो फिर आज ये क्यों। ये सोचते हुए वो कमरे में गया और सामने खड़ी ईशानी को देखने लगा, जो कि उसे दूध के गिलास को देख रही थी। उसने टेबल पर दूध का गिलास रखा। केशव ने अपने कोट के बटन खोलते हुए कहा, वो एक्चुअली एक काम को, इस दूध को तुम पी लो, मुझे दूध पीना पसंद नहीं। ईशानी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आई नो, मुझे पता है। केशव ने आंखें छोटी करके पलटते हुए उसे देखा। वो ये सोच रहा था कि ईशानी को कैसे पता कि उसे दूध पीना पसंद नहीं है। अब उसे पक्का यकीन हो चुका था कि ईशानी सच में उसे पहले से जानती है, लेकिन कैसे? क्या उसने उसकी जासूसी करवाई है? लेकिन क्यों? ये बात से बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। केशव पाठक को हमेशा से कभी नहीं था उसके पीछे जासूस लगा हुआ है, और इन जासूसों का उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल लेना ये कोई आम बात नहीं थी। अगर उसने जासूस नहीं लगवाए तो फिर उसे इतना सब कैसे पता? वही अपनी बात पर खुद पछताते हुए ईशानी अपने आप में बड़बड़ाई, ईशानी पागल हो गई है, इन्हें यही लगेगा कि तू इन्हें बिल्कुल नहीं जानती। अगर तूने एक बार और कुछ कहा तो ये तुझसे सवाल कर बैठेंगे। कुछ भी बेवकूफी मत कर। उसने मुस्कुराते हुए अपनी बत्ती से दिखाई और कहा, हाँ मतलब वो मुझे अंदाजा था, आपको देखकर ही लगता है आप दूध नहीं पीते होंगे। केशव ने आंखें छोटी करते हुए उसे देखा। अब उसे कन्फर्म हो गया था ईशानी का बचकाना एक्सक्यूज उसे बचा नहीं पाया था, लेकिन वो फिर भी मुस्कुरा रही थी। केशव ने दोबारा मिरर की तरफ देखा और अपने कोट के बटन खोलने लगा। उसने कोट उठाकर सोफे पर रख दिया। वो अपनी टाई को निकलने लगा। वही निशानी ने तुरंत उसे दूध का गिलास उठाया और एक सांस में पूरा गटक गई। उसे दूध बचपन से काफी ज्यादा पसंद था और वो पीतो भी खूब थी, इसीलिए वो इतनी हल्दी थी। हालांकि वो जिम जाने की वजह से और अपने सौतेली माँ बहन के कम खाना देने की वजह से काफी दुबली पतली हो चुकी थी इस वक्त। लेकिन उसे इसका का टेस्ट थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वो सीधा जाकर बेड के एक कोने में जाकर बैठी और पूरे कमरे को निहारने लगी। उसने इस कमरे को काफी ज्यादा मिस किया था, उसे आज भी याद था। उसने अपनी पहली सुहागरात जहां वो कमरे में तो आई थी, लेकिन उसने केशव को कमरे के बाहर निकाल लिया था, जिसकी के वजह से केशव बेचारे को पूरी रात करने के बाहर बितानी पड़ी और वो नीचे भी नहीं गया या फिर गेस्ट रूम में, वरना दामिनी परेशान हो जाती कि बहू ने उनके पोते को अपने पास सोने क्यों नहीं दिया। ये याद करते ही उसने परेशान नम आंखों से केशव को देखा। तभी उसे अपना सिर भारी होता हुआ महसूस किया। उसने अपने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ लिया और इधर उधर झटकने लगी। उसने सिर झटकते हुए सामने केशव को देखा तो उसके होठों पर मुस्कान आ गई, लेकिन तभी वो कंफ्यूज होते हुए बोली, ओ माय गॉड, मेरे सामने 3-3 मिस्टर पाठक कैसे हैं? मेरे हैंडसम हब्बी 1 से ट्रिपल कब हो गए? वो ये बोलते हुए तुरंत बेड के नीचे उतरी और केशव की तरफ जाने लगी। वही जो केशव अपनी शर्ट के स्लीव्स को फोल्ड कर चुका था, वो जैसे ही पलटा तो उसके सीने से एकदम से ईशानी आ सटी। ये देख केशव की आंखें एकदम छोटी हो गई। वो हैरान होकर ईशानी को देखने लगा। वही ईशानी जिसकी आंखें हल्की हल्की लाल हो गई थी, उसका पूरा चेहरा उसे किसी भट्टी की तरह तप्त हुआ महसूस हो रहा था। यही हाल उसके बदन का भी था। उसने एकदम से केशव की बाहों में अपनी बाहें डालते हुए कहा, ओ माय गुडनेस, यू आर डैम हॉट मिस्टर हब्बी। जी चाहता है कि आपको कच्चा चबा जाऊं। ये कहते हुए वो उसके गाल पर उंगलियां चलाने लगी। वही केशव उसकी बात सुनकर एकदम से सुनन पड़ चुका था। वो आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगा। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ था कि ये उसकी वाइफ है जो उससे ऐसी बातें कर रही है, लेकिन वो खुद को इस वक्त ईशानी की नील से झिल्ली आंखों में डूबता हुआ महसूस कर रहा था। उसे पता नहीं क्यों अपने आप पर कंट्रोल उसका छूटता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि ईशानी उसे हिप्नोटाइज कर रही है। वही ईशानी बिना डोर की पतंग की तरह इधर उधर झूलती नजर आ रही थी। उसने एकदम से केशव के गालों को पकड़ते हुए पिंच करते हुए कहा, ओ माय हस्बैंड, यू आर सो हॉट एंड सेक्सी हब्बी, यू नो ई वाना टेस्ट यू। ये कहते हुए वो एकदम से केशव की काफी ज्यादा करीब आ गई। वही केशव की जान हलक में आ गई थी। ये देखकर वो केशव के काफी ज्यादा करीब थी। उन दोनों के शरीर एक दूसरे से सटे हुए थे। शुक्र था कि उन दोनों की शरीर पर कपड़े थे, वरना केशव की क्या हालत होती ये तो वो खुद नहीं जानता था। वो जैसे तैसे अपने आप पर कंट्रोल करते हुए ईशानी को पीछे करने की कोशिश करने लगा। वहीं ईशानी उससे दूर हटाने का नाम नहीं ले रही थी। उसने भी महसूस किया कि ईशानी का बदन इस वक्त काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। ये जानकर वो काफी ज्यादा हैरान था। अभी कुछ ही मिनट तो पहले ईशानी बिल्कुल नॉर्मल थी, तो अचानक से उसे क्या हो गया? वो कुछ सोच पता कि उससे पहले ही ईशानी ने उसके कॉलर को पकड़कर अपनी तरफ खींच एकदम से उसे लेकर बेड पर जा गिरी। केशव इस वक्त ऊपर लेटा हुआ था। वही उसके नीचे निशानी थी, जो कि अपनी हल्की बंद होती है आंखों से उसे के होठों को चूमने की कोशिश कर रही थी। वहीं केशव उसे दूर है रहा था। हालांकि अब उसका अपने आप पर से कंट्रोल छूटता जा रहा था। एक तो ईशानी की ऐसी वाइल्ड हरकतें और ऊपर से उसकी हिप्नोटाइज आंखें जो उसे बार बार अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। उसने उसकी कमर को कसके पकड़ा और कसके मसलते हुए कहा, हे डिटेल लाइफ, मुझे परेशान मत करो वरना तुम्हारे लिए तकलीफ हो सकती है। ईशानी ने एकदम से उसे अपनी तरफ खींचते हुए धीरे से सार्कास्टिकली कहा,
आई वॉन्ट यू, आई रियली वॉन्ट यू हॉट हब्बी, मुझे सुहागरात मनानी है, मुझे आज वजिन नहीं रहना आज। उसकी बात इतनी धीमी थी कि केशव को भी सुनाई नहीं दी। तभी केशव का ध्यान उस गिलास की तरफ गया जो कि अभी अभी दामिनी जी देकर गई थी। उस गिलास को देखते ही उसकी आंखें इतनी छोटी हो गई, उसे याद आया कि उस गिलास का दूध पीने से पहले ईशानी बिल्कुल नॉर्मल थी। अब उसे धीरे धीरे शक होने लगा कि कुछ ना कुछ उसकी दादी ने ही उस दूध में कुछ मिलाया था, लेकिन उसे दूध पीना था जो कि उसने ईशानी को दे दिया था। अब ईशानी की ये हालत हो गई थी, वो समझ नहीं पाया था कि वो ईशानी को कैसे संभाले। वही ईशानी उसे सिड्यूस करने को कोई मौका नहीं छोड़ रही थी। केशव सोच रहा था, वही ईशानी उसके शर्ट के बटन खोलने में लगी हुई थी। जैसे ही केशव को इस बात का ध्यान आया, उसने चौंकते हुए नीचे देखा जहां उसकी शर्ट का लास्ट बटन इस वक्त ईशानी की उंगलियों में था और वो उसे खोली रही थी। ये देखकर वो तुरंत उसके ऊपर से हटने को हुआ कि तभी ईशानी ने उसकी बाहों में जब बहन डालते हुए उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे वो सीधा ईशानी के सीने से जा टकराया। दोनों की इस वक्त सांसें काफी ज्यादा तेज हो रखी थी, दोनों का सीन ऊपर नीचे हो रहा था, जिससे केशव का कंट्रोल अपने हाथ पैर से छूटता जा रहा था। वो पहली बार किसी लड़की के इतने करीब था, वो भी उस लड़की के जिसे वो पाना चाहता था, जिसे वो पसंद करता था। उसने परेशान नजरों से उसके माथे पर किस करते हुए कहा, आई एम सॉरी ईशानी, अगर तुम नशे में नहीं होती, अगर तुम सच में चाहती कि मैं ये करूं तो आई प्रोमिस कि मैं तुम्हें डिसपॉइंट नहीं करता। उसने परेशान नजरों से उसके माथे पर किस करते हुए कहा, आई एम सॉरी ईशानी, अगर तुम नशे में नहीं होती, अगर तुम सच में चाहती कि मैं ये करूं तो आई प्रोमिस कि मैं तुम्हें डिसपॉइंट नहीं करता। ये कहते हुए उसने झटके से ईशानी को अपने आप से अलग किया और कमरे के बाहर जाने लगा। ये देख ईशानी एकदम से बेड से उठी और वो तुरंत आगे बढ़ी। उसने कस के केशव को पीछे से अपने सीने से लगा लिया और अपने सीने पर उसे अपने हाथ फेरते हुए बोली, हब्बी डोंट गो प्लीज डोंट टी लीव मी अलोन। आप मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते, आज हमारी सुहागरात है। उसके इस तरह रोकने से केशव के कदम एक पल के लिए रुके। वो पलटकर ईशानी को देखने लगा। ईशानी ने तुरंत आगे बढ़ के उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया, उसके माथे से अपना माथा सटाते हुए काफी सिडक्टिव वॉइस में कहा, हब्बी मैं नहीं जानती कि ये मुझे क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, पर मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुझे आपकी जरूरत है और आपको मेरी। अब क्या होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए आपको मेरी ये कहानी पढ़नी पड़ेगी, जिसका नाम है रिबॉर्न ऑफ सीक्रेट क्वीन, सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर।